हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर के जो करेंट सेशन है उसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को लाए हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा था। उसको हम लोग देखने का आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज जो है 10 अक्टूबर है और आज के दिन जो है नोबेल पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार का घोषणा होता है। ठीक है, और ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे मारियाना कोरिना मचाडो, इसको जो है 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखेंगे। कई बार ऐसा आशंका जता रहा था कि इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी कोशिश किया जो इस बार का जो है नोबेल का शांति पुरस्कार उसे दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका और ये शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना को दिया गया है। ठीक है, और ये किस देश की है? ये वेनेजुएला की है, वेनेजुएला। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका देश है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी याद रखेंगे कराकास है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकास है। और वेनेजुएला के बारे में याद रखेंगे, वेनेजुएला के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो निकोलस मादुरो है। क्या नाम है? हाल ही में बना था, जुलाई में बना था। निकोलस मादुरो ये वहाँ का राष्ट्रपति है। ठीक है, कहाँ का? वेनेजुएला का। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे वेनेजुएला जो है, यहाँ पे एक झील, बहुत चर्चित झील है जिसका नाम है माराकाइबो झील। ठीक है, माराकाइबो झील जो ऑयल के लिए जाना जाता है, यानी कच्चा तेल का यहाँ पे स्रोत है। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ठीक है, ध्यान में रखेंगे यहीं पे है। इसके अलावा जो ध्यान में रखेंगे, ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य है। ओपेक, ठीक है, ओपेक, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो ओपेक का सदस्य है। ध्यान में रखेंगे कि ओपेक का जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। अच्छा, 1960 में एक और संगठन बना था, हालांकि संगठन नहीं कर सकते हैं। 1960 में भारत और जो है पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, और ये सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, इसके मध्यस्थता में जो है हुआ था। ठीक है, अभी भारत जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जो किया गया था सिंधु जल समझौता, उससे बाहर आ गया। ठीक है, और उसमें कुल जो है मेनली 6 नदी था, उसमें 3 नदी का जल पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 3 का जो है पानी भारत यूज करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा जो ध्यान में रखेंगे कि 2024 में जो दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, वो जापान का एक संगठन था। ठीक है, जापान का एक संगठन था, इसका नाम है निहोन हैंडाल्को। ठीक है, ये कभी कभी पीछे का भी पूछ दिया जाता है, हिंडाल्को। ठीक है, इसको दिया गया था, और पहली बार जो दिया था हेनरी डुरेंट को दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शांति का नोबेल पुरस्कार आज ही दिया था, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जो है 10 दिसंबर को ये पुरस्कार जितने भी अभी हैं, ये तो घोषणा हुआ, लेकिन उस दिन प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस, और मानवाधिकार दिवस से जुड़ा एक घोषणा है, इसका नाम है वियना घोषणा। वियना कन्वेंशन नहीं हम बात कर रहे हैं, वियना घोषणा। ये 1948 में है, मानव का अधिकार को बचाने के लिए, मानवाधिकार के लिए 1948 में वियना घोषणा आया था। ठीक है, तो ये जो है पहला जो नोबेल का जो पीस प्राइज़ था, इसको हम लोग जो है आज हम लोग जो है अच्छे से देख लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट आते हैं, 1 सेकेंड, ये देखिए। दूसरा जो करंट है वो है कि BRO, जिसका पूरा नाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, सीमा सुरक्षा संगठन। इसका मुख्य काम है भारत का जितना भी सीमा से जुड़ा रोड है, मतलब सड़क है, उसका निर्माण करना। ठीक है, जितना भी सीमा से जुड़ा सड़क का निर्माण करने का जो मतलब दिया जाता है श्रेय, वो BRO को दिया जाता है, और इसका जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1960 में हुआ था। अभी बताएं 1960 में। अभी एक और चीज़ पढ़े हैं कि ओपेक का भी स्थापना 1960 में ही हुआ था। इसके अलावा सिंधु जल समझौता 1960 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये सब काफ़ी चर्चित है। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं इसको, ये 1960 में। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि ये जो BRO है वो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। देखिए, भारत में जितने भी सड़क बनते हैं वो जो है सड़क मार्ग का जो मंत्रालय होता है वो अलग से डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन भारत का देखेंगे, ये मैप देखेंगे, 1 सेकेंड दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है पंजाब से, ऊपर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और जितना भी है सिक्किम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कहने का मतलब ये सीमा सुरक्षा है, और सीमा को सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय को दिया जाता है। इससे संबंधित जो भी रोड बनाएगा वो जो है
आपको यही बनाएंगे। कौन बनाएंगे? रक्षा मंत्रालय के तहत आता है BRO, वो बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। और ये देखिए यह कहाँ पे है? तो मिगला पास लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल का मतलब तो होता है वहाँ पे बाइक वाइक चला सकते हैं, तभी वो रोड है। ठीक है, मोटरेबल बाइक है। 19,400 फीट ऊंचाई पे इसको बनाया गया है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। अभी लद्दाख में काफ़ी विवाद हो रहा था, तो किस लिए विवाद हो रहा था? तो इसका मुख्यतः जो स्थानीय लोगों का मांग था वो 4 मांग था। ठीक है, सबसे पहला जो मांग था वो लद्दाख को क्या करे? राज्य का दर्जा दे। ठीक है, स्टेट का दर्जा दे। ठीक है, स्टेट का दर्जा दे। दूसरा क्या था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करे, ये सेकंड मांग हो गया। थर्ड मांग जो कर रहा था कि लद्दाख में 2 संसदीय सीट दे। ठीक है, 2 अभी वर्तमान में एक ही था, एक तो कारगिल को दे, एक लेह तो पहले से था, एक कारगिल का बात कर रहा है। ठीक है, तो लेह और कारगिल 2 संसदीय क्षेत्र को दे। इसके अलावा जो चौथा मांग था वो था कि लद्दाख में लोक सेवा आयोग का गठन करे। हम एक दिन पेपर में पढ़ रहे थे कि एक जो डाटा आया था मेरे पास, जो लद्दाख का क्षेत्र है उसमें 26% जो है स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन पास, 26.6% ग्रेजुएशन पास युवा बेरोजगार है। अब बताइए, जिस मतलब यूटीज का या राज्य का लगभग 27% युवा स्नातक पास जो बेरोजगार रहेगा, तो फिर वहाँ पे कुछ न कुछ जो है और रोजगार से जुड़ा समस्या है। तो ये मुख्यतः 4 मांग है, इसी से जुड़ा वहाँ पे विवाद हो रहा था। और वहाँ पे सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद है, ग्लेशियर संरक्षण के लिए काफ़ी काम किए हैं लद्दाख के लिए, उन्होंने उन लोगों को मांग के लिए जो भूख हड़ताल भी किए थे। लेकिन जब 2 लोगों को अत्यंत जो है वहाँ पे बीमार पड़ गए थे, तो उसके लोग को भीड़ जो है क्या किए? उग्र रूप ले लिए। हालांकि उसमें सोनम वांगचुक 1-2 जो है भाषण दे दिए, जेनजी जैसे वर्ड का प्रयोग कर लिया था, जो जिसके कारण नेपाल में सैन्य तख्तापलट हो गया। ये सब प्रमुख कारण है। हालांकि उसको केंद्र भारत सरकार जो है उसको NSA के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम और इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, लद्दाख के बारे में ये तो समझ लिए। इसके अलावा लद्दाख को यूटी कब बनाया था? तो ये 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर के लिए जो मतलब प्रावधान कर रहा था यूटीज के लिए, उसी समय इसको भी बना दिया था। ठीक है, अच्छा लद्दाख में कुछ प्रमुख दर्रा भी है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा, इसका नाम है फोटुला दर्रा भी है। इसके अलावा रोहतांग भी कहा जा सकता है ये। इसके अलावा लद्दाख और किस लिए? लद्दाख में एक ऊन पाया जाता है जिसका नाम है पश्मीना ऊन। ठीक है, पश्मीना ऊन के लिए काफ़ी चर्चित है। अच्छा, लद्दाख की जो राजधानी है लेह, अच्छा लेह किस नदी के किनारे है बताएंगे? लेह जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये तो लेह बता दिए, तो हम बताइए कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर किसकी नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे में है। तो ये प्रमुख जो है आपको लद्दाख से जुड़ा तथ्य हो गया। ठीक है, हाँ इसके अलावा अच्छा ये भी बता देते हैं कि यहाँ ये जो रोड बन रहा था वो किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था। तो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिमांक। अच्छा हिमांक मतलब क्या होता है? फ्रीजेज। चूँकि लद्दाख काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है, तो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनाया गया है। और यह हानले से लेके फुचके को जोड़ता है। 2 स्थान है, हानले टू फुचके, ये लद्दाख में ही पड़ता है, मिंगला पास के पास पड़ता है, वही को जोड़ने का काम करता है। 19,400 फीट के ऊंचाई पे स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो अगला क्वेश्चन है यहीं पे हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए, नोबेल जो है प्राइज दिया है लिटरेचर में, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये किसको दिया है? देखिए इसका नाम बड़ी अल्टर टाइप का दे दिया है। इसका नाम है लासजलो कासनाजोला होइकोए। ठीक है, ये नाम 4 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा भाई, हमको भी नहीं याद हो रहा है ये नाम। ठीक है, इसको दिया। अच्छा ये कहाँ के हैं? तो हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। ठीक है, हंगरी का ये लेखक है, हंगरी का लेखक है, इसको प्रदान किया गया। अच्छा बताएंगे 2024 में जो है किसको दिया था? ये कमेंट सेक्शन में बताइए तो। हालांकि हम बता देते हैं कि दक्षिण कोरिया का हांगकांग था, हांगकांग इसको दिया था, दक्षिण कोरिया का हांगकांग था, इसको दिया था। अच्छा बताइए तो पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया और किस देश के थे? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और पहला जो भारतीय था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर था, 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस पुस्तक के लिए दिया था? तो गीतांजलि। अच्छा गीतांजलि के लिए रेत की समाधि के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया था? 2023 का, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2025 में जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया और किस पुस्तक के लिए और किसको प्रदान किया गया?
तो ध्यान में रखेंगे इसको, और ये जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताएं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये जो है अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और स्वदेशी आंदोलन जो 1906 में हुआ था, इसमें इनका योगदान था, काफ़ी योगदान था, ठीक है। बंगाल से जो है संबंधित थे, और ये इन्होंने काफ़ी जो है काम किया, ठीक है। तो ये जो है कुछ साहित्य का नोबेल पुरस्कार था, लिटरेचर हम बताए भी थे। जो है पुरस्कार, ये पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में, ठीक है। उसमें से जो है 5 पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, वहाँ से प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये पेपर में ये करंट दिया था कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहते हैं, सॉरी, ये फ्रांस का जो प्रधानमंत्री है 1 महीना पहले ही ये नियुक्त हुए थे, ठीक है। और इसका नाम है सेबेस्टियन लेकार्नू, इसको शॉर्ट करने पड़ेंगे। वो इस्तीफा दे दिया है। बार बार प्रधानमंत्री का यहाँ पे इस्तीफा होना कहीं ना कहीं राजनीतिक दोष को दर्शाता है। इसके अलावा देखेंगे कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। 2023 में जो है 24 में भारत की यात्रा पे भी आए थे इमैनुअल मैक्रोन। भारत का फ्रांस के साथ संबंध काफ़ी अच्छा है। जब अभी वर्तमान में जो है ट्रंप जो 50% टैरिफ लगा रहा है, उसमें से 25% जो है अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया है, जिसके कारण भारतीय जो खास करके फार्मा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, इसके अलावा जो सी फूड्स ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है, सी फूड्स, ये काफ़ी प्रभावित हो सकता है। लेकिन भारत के पास मौका भी है। लिटिल अमेरिकन देश, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ईस्ट एक्ट पॉलिसी, आसियान कंट्री, SCO, ये सब पे बल देके अपनी जो है इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग आते हैं फ्रांस की राजधानी ध्यान रखेंगे कि पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सी नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे? ओलंपिक 2024 में हुआ था, ओलंपिक 2024 वो पेरिस में ही हुआ था, सी नदी के किनारे में, ठीक है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इमैनुअल मैक्रोन है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि भारत और फ्रांस जो है अभी वर्तमान में 26M मरीन लड़ाकू विमान जो है इसके लेके समझौता हुआ है। तो राफेल यहीं से लाते हैं हम लोग। इसके अलावा अभी जो है मरीन लड़ाकू विमान के लिए समझौता हुआ है। और ये कंपनी जो बनाया था इसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, ये कंपनी बनाया था। और जो है जितना भी 26 है ये मंगा रहा है, इसको 2030 तक जो है कुल भारत में भेज दिया जाएगा। इसके लिए कुल 63,000 करोड़ का जो है भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ था? ध्यान में रखेंगे, ये समझौता हुआ था जब भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे। कब गए थे? जब थर्ड पेरिस में जो है सम्मेलन हो रहा था, AI से जुड़ा सम्मेलन, AI समिट हो रहा था ना, AI समिट जो पेरिस में हो रहा था इस बार 2025 का, वहाँ पे इस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे, अच्छा, अब पहला जो है AI पे समझौता हुआ था वो लंदन के ब्लेचले पार्क में हुआ था, ठीक है। देखिए उस समय जो AI था वो AI सेफ्टी था, यानी AI से कैसे बचना है, ठीक है। AI सेफ्टी सम्मेलन था। लेकिन अब हम लोग AI सेफ्टी सम्मेलन से ऊपर उठ गए हैं, और इस बार का जो सम्मेलन हुआ था वो AI एक्शन हुआ था, यानी AI के क्षेत्र में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, AI का क्या मेरिट है, AI का क्या डिमेरिट है, ठीक है, इसके लिए क्या चुनौतियां हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, वर्ल्ड स्तर पे क्या प्रयास हो रहा है। तो AI से जुड़ा क्वेश्चन जो है मेंस में भी पूछा जा सकता है, या कम से कम essay में भी पूछने का पूर्ण संभावना है। हालांकि जो 70th BPSC हुआ था उसमें जो है पूछा था AI पे, ऐसे ही पूछा था, लेकिन वो जो है हिंदी में पूछा था, यानी हिंदी जो क्वालिफाइंग होता है उसमें पूछा था, और 30 नंबर का था। हम तो अच्छे से लिखे थे, उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि 26 से 27 मार्क्स देगा, अच्छे से रट के गए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले समय में, जो है ये मेंस में भी जो है SC पेपर में देखने को मिल सकता है, या जो सेकंड पेपर है उसमें साइंस टेक में ये क्वेश्चन देखा जा सकता है, करेंट में भी GS 1 में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपको। इसके अलावा भारत और फ्रांस जो है एक COP21 जब हो रहा था, COP21, उसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA का गठन किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और देखिए चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा से ही संबंधित है, तो इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। एक और चीज़ जान लेते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होता है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, गरुड़ भी होता है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन करेंट का, इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट।
देखिए मेरे पास एक नया डाटा है कि भारत जो है 125 गीगावाट तक चला गया है सोलर एनर्जी में। बहुत ज़्यादा हो गया है 125 गीगावाट, इतना जल्दी चला जाना। और ये तीसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक जो है देश बन गया है, ठीक है। अच्छा, सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, वो पहले तो ये ध्यान में रखेंगे कि जब COP26 का बैठक हो रहा था, ये COP26 का बैठक कहाँ हो रहा था, तो ग्लासगो में हो रहा था, ठीक है। और ग्लासगो में जो सम्मेलन हो रहा था उसी में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था, पंचामृत पे बल दिया था। यानी कुल 5 लक्ष्य को वहाँ पे निर्धारित किए थे। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो था आपको 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य का प्राप्ति करना। बहुत सारे देश 2050 का भी लक्ष्य रखा था, बहुत सारे देश 2060 का भी रखा था, ब्रिटेन वगैरह, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचे, हम लोग चूँकि विकासशील देश हैं, इसलिए हम लोग जो है 2070 तक का नेट जीरो कार्बन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे कि सेकंड जो था वो भारत जो है 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट करेगा। अच्छा, अब अक्षय ऊर्जा क्या होता है, इसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसको नवीन किया जा सकता है, ठीक है, रिसाइकल किया जा सकता है। जबकि नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है, जैसे कोयला हो गया, कोल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपको नॉन रिन्यूएबल। इसको हम लोग जो है 2030 तक 500 गीगावाट करना है। अब तो ये हो गया अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य। इसमें तो आ जाता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। लेकिन हम लोग जो अलग से मतलब वो किए थे, उसमें 250 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखे थे 2030 तक प्राप्ति करने का। अभी हम लोग का जो डाटा आया है, देखिए यहाँ पे 125 गीगावाट प्राप्त कर लिए, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए 125 गीगावाट यहाँ पे हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर लिए। अब हम लोग को कितना चाहिए, 125 गीगावाट। जिस तरीका से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, साथ ही बिहार सरकार के द्वारा जो है जो प्रयास किया जा रहा है, वो जल्द ही जो है 125 यूनिट और प्राप्त कर सकते हैं। अब बोलिए इसके लिए कौन कौन सा जो है योजना चल रहा है। तो सबसे जो पहला महत्वपूर्ण योजना है वो है रूफटॉप सोलर प्लेट, रूफटॉप सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल। अब बताओ, ये घर है, घर के ऊपर में क्या करो, सोलर प्लेट लगा दो। इससे यह क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेगा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा प्राप्त होगा। दूसरा जो है आपको वो 2024 में ही लॉन्च हुआ था, ठीक है, और उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, या इसको प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना भी कर सकते हैं। इसमें जो है 300 यूनिट बिजली मिलेगा फ्री में, ठीक है, और 1 करोड़ घर पे मिलेगा, ठीक है, 1 करोड़ घर पे मिलेगा। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण योजना हो जाता है वो भारत और फ्रांस ने मिलकर अभी बताए थे कि एक संगठन बनाया है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें वर्तमान में 123-24 देश तो हस्ताक्षर कर चुका है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हमको जहाँ तक याद है उसमें कुछ ऐड हुआ होगा, करेंट से हम अपडेट नहीं है, तो 106 देश के आसपास था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, 106 प्लस देश हो गया, इसमें 106 प्लस देश इसमें शामिल है। इसमें यह लक्ष्य रखा था कि जितना भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं जहाँ पे बिजली का अपार संभावनाएँ हैं, चूँकि कर्क रेखा मकर रेखा एक समय हम लोग देखा देते हैं। जैसे ये है आपको ग्लोब, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो है इक्वेटर है और 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो पड़ता है वो कर्क रेखा पड़ता है, ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। तो चूंकि सूर्य जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सूर्य का प्रकाश यही मिलता है इसी क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ तो अपार सौर का संभावना है, सोलर एनर्जी मिलेगा, इसलिए यहाँ का जो सारा देश है वो एक साथ मिलकर इस संगठन से जुड़े। लेकिन जो है कालांतर में इसका विस्तार किया और बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये कर्क रेखा मकर रेखा से ऊपर भी हम लोग को उठना होगा। और भी सारे देश के, यानी विश्व के तमाम देश जितने भी यूनाइटेड नेशन का 193 देश है, इन सभी देशों को शामिल करने का जो है ये उसमें जुड़ाव दिया था। इसलिए अभी संगठन भी बढ़ रहा है, 123 जो देश इस पर हस्ताक्षर कर चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो था। इसके अलावा भारत सरकार जो है राष्ट्रीय सौर मिशन का भी घोषणा किया है, ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन का भी घोषणा की है। इसके माध्यम से भी जो है सौर ऊर्जा पे बल निरंतर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, कुसुम योजना, ठीक है, कुसुम योजना ये भी महत्वपूर्ण योजना है, कुसुम योजना, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे भारत सोलर एनर्जी में जो है कितना हो गया है, ये 3rd रैंक हो गया, ठीक है। इसका अलावा जो है भारत जो है 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा, 500 गीगावाट। उसमें से 250 गीगावाट जो रहेगा वो सोलर पैनल से, सोलर से लक्ष्य का प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
अच्छा ये देखिए, अभी जो अभी जस्ट बताए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो असेंबली का बैठक हुआ था वो 27 से 30 अक्टूबर के बीच में भारत मंडपम में होगा, ठीक है। और ये कहाँ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ये भारत मंडपम कब बना था? जब G20 का बैठक हो रहा था भारत में, उस समय ये भारत मंडपम बना था, ठीक है। तो एट इस बार का जो है 8वां नंबर का जो सेशन है, ध्यान में रखेंगे, वो कहाँ पे होगा? वो भारत में ही होगा, नई दिल्ली में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको शॉर्टकट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, ठीक है। ये कब बना था? 2015 में, ठीक है। उसमें कौन सा कॉप चल रहा था? तो COP21 चल रहा था। वर्तमान में कितना कॉप चल रहा है? तो COP29 तो अभी बाकू अजरबैजान में हुआ था। और इस बार का कॉप कहाँ होगा? कमेंट में बताएंगे। अच्छा, भारत कौन सा कॉप का आयोजन करेगा? भारत जो है कौन सा कॉप का आयोजन करेगा, हम बता दे रहे, इस नाम में करेगा। अब कौन सा ये कॉप का बैठक होगा, ये जरूर बताएंगे। अच्छा, चूँकि अभी लद्दाख का मुद्दा काफ़ी जो है विवाद में रहा है, तो थोड़ा सा लद्दाख का मैप देख लेंगे। जितना भी अभी हाल ही में एग्जाम होगा, उससे खास करके जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में जो है क्वेश्चन पूछने का जो है पूर्ण संभावना है। देखिए, लद्दाख का जो ये मैप है, एक तो ये हो गया POK, ठीक है। POK 1948 मतलब 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान के द्वारा भारत का कुछ क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया गया है, तो वही POK कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। पाक के द्वारा जो क्षेत्र ग्रहण कर लिया गया है, अधिकार में ले लिया गया है, इसी को कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ध्यान में रखेंगे कि उसका जो ये वाला क्षेत्र है, नॉर्थ वाला क्षेत्र, इसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, जबकि इसका जो वेस्ट वाला क्षेत्र है, इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है, ध्यान में रखेंगे, K2, इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्ट्रिच है, ठीक है। और ये जो है POK में ही पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा जो है चोटी है, चूँकि ये विवाद में है इसलिए इसको नहीं माना जाता है। और ये लद्दाख है। अच्छा, लद्दाख में जो है अच्छा, ये जो लाइन है, ये इस लाइन को कौन सा लाइन कहते हैं? इसको कहते हैं LOC, ठीक है, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये अक्साई चिन्ह है, 1962 के युद्ध में जो चाइना इस पर कब्जा कर लिया था। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको LAC कहते हैं, LAC, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। इसको मैप पे देख लेंगे, जो भी मैप है उस पर देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मेंस के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी, देखिए 70 वाला मेंस हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और इस बार भी पूछने का पूर्ण संभावना है, क्योंकि एक साइबर अपराध हाल ही के समय में एक जो है चिंताजनक विषय है, जिसका मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें मामला क्या था। देखिए, अभी हम लोग जूम करते हैं कि साइबर अपराध 2022 के तुलना में 2023 में 31.2% बढ़ा है। देखिए, ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी आप क्वेश्चन लिखेंगे GS का, उसमें ये डाटा दे सकते हैं, ठीक है। NCRB का रिपोर्ट देख लीजिए, ठीक है। महिला की संख्या में हालांकि महिला की संख्या में मात्र 0.7% का वृद्धि हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब महिला सशक्तिकरण से संबंधित ऐसे आएगा तो वहाँ पर ये डाटा को डाल सकते हैं। कुछ NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका रिपोर्ट, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी जो 5वां नंबर का था, उसका रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब वुमेन जो पार्टिसिपेशन होगा, सशक्तिकरण का बात आएगा, तो ये सब डाटा दे के अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डाटा रहना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध वो होता है जब ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट आधारित जो भी क्राइम किया जाता है वो एक इलीगल है। तो वो इलीगल है, तो इलीगल तरीक़ा से जो भी क्राइम किया जाता है वो साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। अच्छा, साइबर अपराध का जो भारत में मतलब टाइप है साइबर अपराध, उसमें सबसे पहला आता है आपको स्पैम कॉल, आजकल बहुत होता है, देख रहे होंगे साइबर क्राइम। सबसे पहला तो हो जाएगा आपको मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल मनी लॉन्ड्रिंग प्रमुख समस्या है। डीप फेक आदमी का चेहरा को जो है गलत तरीक़ा से छुपा के वो करता है। डिजिटल रेप आजकल हो रहा है, बढ़ता डिजिटल रेप। उसके अलावा जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग, अभी बताई थी मनी लॉन्ड्रिंग। आजकल स्पैम कॉल भी आता है, लगातार आप पे कॉल आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम वित्तीय धोखाधड़ी, आपको ऑनलाइन पैसा ठग लेगा, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था, ठीक है। मेरे बहुत करीबी हैं, उनके साथ भी ऐसा हो गया था। हालांकि काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है और उनके साथ भी ऐसा हो गया था, ठीक है। नाम नहीं लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर साइबर अपराध से संबंधित मेंस क्वेश्चन में कुछ रिपोर्ट को अगर लिख देंगे तो ये काफ़ी जो है जो हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ रिपोर्ट को दिखा देते हैं। जो अभी विश्व साइबर अपराध सूचकांक आया है उसमें भारत का स्थान 10th है। भारत का स्थान कहाँ है? 10th है, तो ये दिखा देंगे, ठीक है। अलावा
भारत का जो गृह मंत्रालय एक दिन पेपर में पढ़े थे, गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट आया है करंट है जनवरी से लेके जून तक का, उसमें ऐसा बताया गया है कि इस जो 6 महीना के बीच में ऑनलाइन धोखाधड़ी जो भारत में हुआ है वो 7,000 करोड़ रुपया का ऑनलाइन धोखाधड़ी सिर्फ भारत में हुआ है। ये काफ़ी चिंताजनक विषय है कि 7,000 करोड़ रुपया का जो है घोटाला मतलब वो ऑनलाइन साइबर क्राइम के द्वारा हो गया है। इस पर जो है बात तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये साइबर क्राइम होता क्यों है? तो इसका सबसे पहला है कि वित्तीय लाभ कमाना। जो भी करता है उसका मेन काम है वित्तीय लाभ। वो पैसा कमाना चाह रहा है लेकिन वो इलीगल तरीक़ा से कमाना चाह रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे देश क्या है कि इस पर जो है कई सारे देश क्या है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को परेशान करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, जासूसी करने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ये सब कारण अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये तरीका का इलीगल वर्क करते हैं। ये अब हम लोग कैसे जानेंगे? अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एकदम पलटी खा के मार खाया एकदम चारों तरीक़ा से। उन्होंने क्या किया भारत में 15 दिन के अंदर में क्या किया, मेरे पास पेपर में ही पढ़े थे, 15 दिन के अंदर में 15 लाख साइबर हमला किया भारत पे, 15 लाख साइबर हमला किया भारत पे। आप बताइए 15 लाख 15 दिन में किया, इसमें से मात्र 185 इसका सफल रहा। कहीं से भी पाकिस्तान नहीं बचता है। एक तो उसका हथियार नहीं काम किया, जितना भी है एयर डिफेंस सिस्टम सब फेल हो गया, ठीक है। और 15 दिन में 15 लाख है, उसमें से मात्र 15 ही उसका जो है साइबर हमला सफल रहा। इसके लिए भारत का जो है पुलिस व्यवस्था काफ़ी, बिहार में तो ऐसा पहला जिला है जिसका सभी 38 जिला में जो है साइबर अपराध के लिए स्पेशल जो है वो बनाया है, थाना बनाया है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी जो है। इसके अलावा जो कारण है वो भारत में जागरूकता का भी अभाव है। इसके अलावा डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, आजकल सब डिजिटल हो रहा है, लेकिन डिजिटल चीज़ के लिए जो है जानकारी का अभाव है, ये सब कारण हो सकता है। अच्छा, ये जो इसके लिए चुनौती क्या है? देखिए, पहचान नहीं पा रहे। जो भी साइबर क्राइम करता है वो VPN के माध्यम से करता है। अब VPN क्या होता है? देखिए, VPN एक ऐसा प्रोसेस है, इसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके माध्यम से क्या करता है, अपराधी अपना पहचान छुपा लेता है, यानी गलत ID से, गलत जगह से इस प्रकार का जो है अपराध करता है। तो अपराधी तक पहुंच पाने में जो है सक्षम नहीं बन पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइबर क्राइम जो होता है वो क्रॉस कंट्री के द्वारा होता है, यानी दूसरे कंट्री के द्वारा होता है। अब बताइए, साइबर क्राइम ये जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? मान ले कि चलिए राज्य सरकार बनाएगा, राज्य पुलिस के अंतर्गत आता है। क्या कोई राज्य पुलिस राज्य पुलिस को विदेश में कोई क्राइम के लिए जो है कोई जो क्राइम हो रहा है उसके लिए कानून देगा जांचने के लिए? नहीं देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए जो हम लोगों को सबसे पहले भारत सरकार का जो मेन सेंट्रल पुलिस है उसको आगे आना होगा और केंद्र सरकार के लिए सशक्त कानून बनाना होगा। और मेरा ऐसा सुझाव है, ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि ये जो साइबर अपराध है, ठीक है, लॉटरी है, ऑनलाइन गेम है, जुआ है, सट्टा है, इसको जो है हम क्या करें, राज्य सूची से हटा के या तो समवर्ती सूची में डाल दे जिस पे दोनों कानून बनाएगा, या क्या करें जो केंद्र की सूची में डाल दे। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हम लोग जो है CBI जैसे संस्थान है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कारण हो गया। अब इसको निराकरण के लिए जो है क्या किया जा सकता है? इसको निराकरण के लिए देखिए, अभी हाल ही में करंट में सभी लोग पढ़े होंगे जो CBI जो है, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, CBI जो है ऑपरेशन चक्र 5 CBI चलाया। इसका मेन काम ही है साइबर अपराध को कम करना। इसके अलावा हमारा जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने क्या किए, E0 FIR प्रणाली को लॉन्च किया। E0 FIR प्रणाली, इसका भी जो है उद्देश्य जो है वो वित्तीय क्राइम की जांच में तेजी लाना है, खास करके साइबर अपराध से जुड़ा जो मामला था वो। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जो है प्रयास भारत सरकार का है। इसके अलावा अगर साइबर क्राइम कहीं होता है तो डायल 1930, ये एक नंबर बताया गया है, 1930 पे आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 भी है, उसके माध्यम से भी इस समाधान को हल किया जा सकता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किया गया है? एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। इसमें जितना भी आजकल देख रहे होंगे SCO का बैठक हो रहा है, ब्रिक्स का बैठक हो रहा है, G20 का बैठक हो रहा है, ठीक है, क्वाड का बैठक हो रहा है, ये जितना भी बैठक हो रहा है इसमें साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाता ही है, साइबर सिक्योरिटी का। तो कहने का मतलब बुडापेस्ट कन्वेंशन में क्या हुआ था, इंटरनेट जो आधारित अपराध है उसको निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, ठीक है। और कल के करंट अफेयर्स में हम पढ़े थे कि CBI इंटरपोल के साथ मिलके 8 अक्टूबर यानी परसों जो है ऑपरेशन हेक्चे चलाया है,
ठीक है, ऑपरेशन हैकचे, ठीक है। तो कहने का मतलब पेपर से जब जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा और उस नॉलेज का उपयोग मेंस आंसर राइटिंग में भी किया जा सकता है। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।